सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर्स में अक्सर एक साइलेंट सवाल घूमता रहता है, क्या जजेस जब खुद एक्यूज्ड या कंट्रोवर्सी के सेंटर में होते हैं तब सिस्टम उनके साथ सॉफ्ट हो जाता है, या फिर जुडिशरी सच में अपनी ही फर्टर्निटी के खिलाफ भी उतनी ही सख्त और इम्पार्शियल रह सकती है जितनी किसी नेता, बाबू या कॉमन सिटीजन के केस में। जस्टिस यशवंत वर्मा की इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स पर आई लेटेस्ट जजमेंट ने इसी डिबेट को फिर से जिंदा कर दिया है और साथ ही करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के टेन्योर को भी एक नए लेंस से देखने का मौका दिया है। फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट की 2 जज बेंच जस्टिस दीपांकर दत्ता एंड जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा की पिटीशन रिजेक्ट कर दी। पिटीशन का कोर चैलेंज था लोकसभा स्पीकर का डिसीजन। उन्होंने जस्टिस वर्मा के रिमूवल के लिए आए मोशन को एडमिट किया और जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के ऊपर एक 3 मेंबर इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी। कोर्ट ने सीधा कह दिया कि स्पीकर के डिसीजन में कोई इन्फर्मिटी नहीं है और इम्पीचमेंट प्रोसेस लीगली वैलिड है। बैकग्राउंड भी किसी क्राइम थ्रिलर से कम डेमोक्रेटिक नहीं है। एलिगेशन ये है कि 14 मार्च 2025 को दिल्ली फायर सर्विस के पर्सनल जब आग बुझाने के लिए जस्टिस वर्मा के ऑफिशियल रेजिडेंस के प्रेमाइसेस में गए तो एक आउट हाउस से अनअकाउंटेड कैश रिकवर हुआ। अमाउंट ऑफिशियली डिस्क्लोज नहीं हुआ, लेकिन पॉलिटिकल और लीगल सर्कल में तब से ही ये केस सीरियस मिसकंडक्ट कैटेगरी में ट्रीट होता रहा है। इसी एलिगेशन के बेसिस पर एमपीज ने पार्लियामेंट में रिमूवल मोशन इनिशिएट किया। जस्टिस वर्मा का आर्गुमेंट टेक्निकल था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस का। उन्होंने कहा कि जब उनके रिमूवल के नोटिसेस लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस में सेम डे दिए गए तो स्पीकर अकेले कमेटी कैसे बना सकते हैं। जजेस इंक्वायरी एक्ट के सेक्शन 32 के फर्स्ट प्रोवाइजो का रेफरेंस दिया गया, जिसमें बोला गया है कि अगर दोनों हाउसेस में मोशन एडमिट हो जाए तो ज्वाइंट कमेटी बनेगी, स्पीकर और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा मिलकर। कोर्ट ने इसी इंटरप्रिटेशन को क्लियरली रिजेक्ट कर दिया। बेंच ने कहा कि प्रोवाइजो सिर्फ एक लिमिटेड सिचुएशन के लिए है, जब दोनों हाउसेस मोशन एडमिट कर ले। अगर एक हाउस रिजेक्ट करे और दूसरा एडमिट करे तो जो हाउस एडमिट करता है वो इंडिपेंडेंटली कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है। पार्लियामेंट की ऑटोनॉमी और बाई कैमरियल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जरूरी है, वरना एब्सर्ड सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी जहाँ एक हाउस दूसरे को हॉस्टेज बनाकर पूरा इम्पीचमेंट प्रोसेस डीरेल कर दे। बेंच ने इस लॉजिक को और ब्लंट वर्ड्स में समझाया। अगर जस्टिस वर्मा का इंटरप्रिटेशन एक्सेप्ट कर लिया जाता तो कोई भी ग्रुप जानबूझकर एक डिफेक्टिव नोटिस दूसरे हाउस में फाइल करके पूरे प्रोसेस को सैबोटाज कर सकता था। मतलब रिमूवल मैकेनिज्म प्रैक्टिकली अनवर्केबल हो जाता। इस जजमेंट का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है राज्यसभा के डिप्यूटी चेयरमैन की पावर्स, क्योंकि उस वक्त चेयरमैन जगदीप धनखड़ रिजाइन कर चुके थे। डिप्यूटी चेयरमैन ने राज्यसभा वाले नोटिस को नॉट इन ऑर्डर बोलकर रिजेक्ट कर दिया था। जस्टिस वर्मा ने आर्ग्यू किया कि एक्ट में चेयरमैन लिखा है, डिप्यूटी चेयरमैन नहीं, तो उनके पास पावर ही नहीं थी। बेंच ने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 91 और राज्यसभा रूल्स ऑफ प्रोसीजर साइट किए। सिंपल बात कि जब चेयरमैन का पोस्ट वेकेंट हो तो डिप्यूटी चेयरमैन उसकी ड्यूटीज परफॉर्म करता है सेम पावर्स के साथ। कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ है और कोई भी स्टैचू उसके फ्रेमवर्क से बाहर इंटरप्रेट नहीं हो सकता। अगर डिप्यूटी चेयरमैन को पावरलेस माना जाए तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा जिसमें इम्पीचमेंट प्रोसेस ही रुक जाएगा। कोर्ट ने ये भी बोला कि अगर डिप्यूटी चेयरमैन खुद सिग्नेटरी होता मोशन का तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉपर्टी के लिए रिक्यूजल का ऑप्शन है और पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन अवेलेबल होता है, और अगर फिर भी कोई ऑप्शन ना हो तो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी अप्लाई होता है। जजमेंट का एक और शार्प पार्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा पर था। बेंच ने ओपनली कहा कि सेक्रेटरीट ने अपनी लिमिट्स क्रॉस कर दी। नोटिस को नॉट इन ऑर्डर बोलते वक्त सेक्रेटरी जनरल ने मेरिट्स, डेट्स, डॉक्यूमेंट्स और लीगल प्रोविजंस तक इवैल्यूएट कर दिए, जहां उनका काम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव स्क्रूटनी का है। फाइनली कोर्ट ने कंक्लूड किया कि जस्टिस वर्मा को आर्टिकल 32 के अंडर कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। इंक्वायरी कमेटी का प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। अब यहाँ से शुरू होता है असली पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट। क्या सुप्रीम कोर्ट स्पेशली अंडर करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जजेस को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा है या नहीं? रिसेंट ईयर में जुडिशरी पर ये क्रिटिसिज्म आम हो गया है कि जब एलिगेशंस पॉलिटिशियंस पर होते हैं तो कोर्ट्स लाइटनिंग स्पीड पर एक्ट करती है, लेकिन जब जजेस पर होते हैं तो सिस्टम स्लो और ओपेक हो जाता है। पास्ट में केसेस रहे हैं जहां इन हाउस इंक्वायरीज क्वाइटली क्लोज हो गई, रिपोर्ट्स पब्लिक डोमेन में नहीं आई और अकाउंटेबिलिटी का परसेप्शन वीक रहा। जस्टिस वर्मा का केस थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कोई शील्ड क्रिएट नहीं की, ना प्रोसेस को स्टॉल किया, न टेक्निकलिटीज के बेसिस पर स्पीकर के डिसीजन को स्ट्राइक डाउन किया, बल्कि जजमेंट का टोन ये था कि रिमूवल मैकेनिज्म को वर्केबल रहना चाहिए, चाहे एक्यूज एक सिटिंग हाई कोर्ट जज ही क्यों ना हो। इस सेंस में ये डिसीजन सीजे सूर्यकांत के टेन्योर को एक सिग्नल जजमेंट बना देता है। सीजे सूर्यकांत को अभी तक एक रिलेटिवली लो प्रोफाइल इंस्टीट्यूशन फर्स्ट चीफ जस्टिस के रूप में देखा जा रहा है। फ्लैशी पब्लिक स्टेटमेंट्स कम, प्रोसीजरल डिसिप्लिन ज्यादा। उनके अंडर बेंचेस ने इलेक्शन रिलेटेड SIR केसेस में इलेक्शन कमीशन को टफ क्वेश्चंस पूछे, गवर्नेंस के डिले पर स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस दिए और अब एक सिटिंग जज के इम्पीचमेंट प्रोसेस को ग्रीन सिग्नल दिया। इस जजमेंट से एक मैसेज जाता है कि जुडिशियल रॉब्स इम्यूनिटी का क्लॉक नहीं है। क्या इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट जजेस को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा? एटलीस्ट ऑन पेपर और इन केसेस में आंसर यस लगता है। दे आर नॉट बीइंग ट्रीटेड स्पेशली। कोर्ट ने ये भी क्लियरली कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स आर फॉर जजेस कैन नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ पैरालाइजिंग द रिमूवल प्रोसेस इटसेल्फ। मतलब इंडिपेंडेंस का मतलब इम्प्यूनिटी नहीं होता।
इंडिपेंडेंस और अकाउंटेबिलिटी का बैलेंस ही कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन है। पॉलिटिकली भी इस जजमेंट के रिपल इफेक्ट्स होंगे। पार्लियामेंट के मेंबर्स स्पेशली ऑपोजिशन जो पहले से जुडिशरी के इंटरनल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स पर सवाल उठा रहे हैं, उनके लिए ये एक वैलिडेशन है कि इंपीचमेंट प्रोसेस सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है। जुडिशियल कम्युनिटी के लिए ये एक अनकंफर्टेबल रिमाइंडर है कि पब्लिक ट्रस्ट फ्रेजाइल होता है। अगर एलिगेशन सीरियस हैं तो ट्रांसपेरेंसी इंक्वायरी ही क्रेडिबिलिटी बचाती है। क्रिटिक्स ये जरूर कहेंगे कि इंक्वायरी कमेटी का रिजल्ट क्या होगा वो असली टेस्ट होगा। क्या रिपोर्ट पब्लिक होगी, क्या पार्लियामेंट सच में डिबेट करेगी, या फिर प्रोसेस क्वाइटली फेड आउट हो जाएगा? ये सब फ्यूचर के सवाल हैं, लेकिन फिलहाल ऑप्टिक्स क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही फ्रेटर्निटी के एक मेंबर को प्रोसीजर शील्ड देने से इनकार कर दिया है। सीजे सूर्यकांत पर्सनली बेंच पर नहीं थे, लेकिन उनके टेन्योर का इंस्टीट्यूशनल स्टैंप इस जजमेंट पर है। कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होने के नाते रोस्टेड बेंचेस और ओवरऑल जुडिशियल कल्चर उनके इन्फ्लुएंस में होता है। अगर उनके टाइम पर ऐसे जजमेंट्स आ रहे हैं तो नैरेटिव स्लोली शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम जजेस प्रोटेक्ट जजेस टू इंस्टीट्यूशन प्रोटेक्ट्स प्रोसेस। एक और एंगल भी इंपॉर्टेंट है कि कोर्ट ने पार्लियामेंट की ऑटोनॉमी को स्ट्रांगली डिफेंड किया। स्पीकर और डिप्यूटी चेयरमैन के डिसीजंस को रिस्पेक्ट दिया जब तक वो लॉ के फ्रेमवर्क में है। ये सेपरेशन ऑफ पावर्स का क्लासिक एग्जांपल है। जुडिशरी प्रोसेस को इंटरप्रेट कर रही है, कंट्रोल नहीं कर रही। इसलिए जब ये पूछा जाता है कि क्या सीजे सूर्यकांत जजेस को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो जस्टिस वर्मा जजमेंट एक पावरफुल काउंटर एग्जांपल बनकर खड़ा होता है। हाँ, जुडिशरी अभी भी परफेक्ट नहीं है, इन हाउस मैकेनिज्म ओपेक है, डिलेज होते हैं और ट्रांसपेरेंसी लिमिटेड है। लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली एक लाइन ड्रॉ की कि एलिगेशन सीरियस हैं, पार्लियामेंट का प्रोसेस वैलिड है और इंक्वायरी चलेगी। डेमोक्रेसी के लिए शायद यही सबसे हेल्दी सिग्नल है कि रॉब चाहे काली हो या खादी, अकाउंटेबिलिटी का कलर सेम होना चाहिए। आने वाले मंथ्स में जब इंक्वायरी कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी तब एक और चैप्टर लिखा जाएगा। पर अभी के लिए जस्टिस यशवंत वर्मा का सेटबैक भी एक इंडिविजुअल जज का नहीं बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोमेंट है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने दिखा दिया कि लॉ के सामने बेंच और बराबर खड़े होते हैं। और सीजे सूर्यकांत के एरा में ये मैसेज क्वाइटली बिना स्लोगन्स के रिकॉर्ड पर आ चुका है। आपका इसको लेकर क्या कहना है? डू कमेंट एंड कीप फॉलोइंग।